बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 32 किस्तें सुन चुके हैं और अब 33वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। उसने मुझे धक्का देकर पीछे गिरा दिया और गुस्से में गरजा, बक बक बंद कर ओए और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसे मुझ पर ज़रा सा भी शक नहीं हुआ था। मैं हाथ बांध कर सलाम करता हुआ लंगर खाने की तरफ चला गया। पटेल का आदमी घोड़ी लेकर चला गया। मैंने नल पर हाथ मुंह धोया और लंगर खाने में जाकर लांगरी से कहा, आज कैप्टन साहब का मजाज क्यों गर्म है? लांगरी बोला, अरे जंगली, तुमको नहीं मालूम उधर कैंप नंबर 2 के सारे जवान मर गए और कोई कैदी भाग गया है। लो पूरी खाओ, तुम्हें इससे क्या? मैं लकड़ी के बेंच पर चाय का कटोरा सामने रखकर केले के पत्ते पर रखी पूरियां खाने लगा। मेरी आंखें बड़ी होशियारी से इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले रही थी। फौजी जवान इधर से उधर तेज तेज चलते नजर आ रहे थे। हर कोई घबराहट में था। एक जीप तेजी से पोस्ट से बाहर को दौड़ी। मैं ये टो लगाना चाहता था कि डॉक्टर अफरीदी अभी तक किले के नीचे ही है, उसे किसी दूसरी जगह तो नहीं भेज दिया गया। इतने में वो संतरी आ गया जिसने मुझे तहखाने की ड्यूटी बदलवाने के लिए कैप्टन साहब से सिफारिश करने को कहा था। ये शख्स मुझे असल बात बता सकता था। मैंने उसे चाय पीने की दावत दी तो वो बोला, अरे अहमद, तू कहाँ चला गया था? मैंने उसे कहा कि ठाकुर क्या बताऊं, सुबह सुबह जंगल की तरफ गया कि 2-4 तितर मार कर लाऊंगा और ऐसा रास्ता भूला कि अगर चानूड़ के पटेल का आदमी मेरी मदद को ना पहुंचता तो आदमखोर शेर तो मुझे हड़प कर गया था। वो भी चाय का जग लेकर मेरे ही पास आकर बैठ गया। मैंने जानबूझकर मौजू को छेड़ दिया और कहा, कैप्टन साहब का मजाज अभी गर्म है, कल इनसे तुम्हारी सिफारिश करूंगा। संतरी ने तशवीश की नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि कैंप नंबर 2 के जवान सांप के डसने से मर गए हैं? एक को गोली भी लगी है और वहां कैदी मेम को दुश्मन के आदमियों ने अगवा कर लिया है। और भाई, अब नीचे तय खाने में कोई नहीं है, ड्यूटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अनजान बनते हुए पूछा कि क्या वो बूढ़ा कैदी वहां नहीं है? अरे उसे तो अभी 1 घंटा पहले हेडक्वार्टर की गार्ड आकर ले गई है। अच्छा हुआ यार, हमारी जान भी छूटी। तय खाने की सीलन में ड्यूटी देते हुए मेरी टांगों में दर्द होने लगा था। मुझे इसी रद्दे अमल की तवक्को थी। डॉक्टर फरीदी का वहां से निकाल लिया जाना एक कुदरती बात थी। सवाल यह था कि अगर उसे हेडक्वार्टर की गार्ड अपने साथ ले गई है तो क्या उसे हेडक्वार्टर के लॉकअप में रखा जाएगा? हेडक्वार्टर अहमदाबाद के मुज़ाफ़ात में था। बहरहाल अब मेरा भी वहां से फरार होने का वक्त आ गया था। मैंने तैयारी शुरू कर दी। दूसरे ही रोज कैप्टन सिंह को वहां से बदल दिया गया और उसकी जगह एक बंगाली कैप्टन मिस्टर गुप्ता आ गया। फुल वर्दी में वो अपनी जीप से बाहर निकला। सुनहरी फ्रेम वाली ऐनक के पीछे उसकी आंखें मुर्दा नजर आ रही थी। उन आंखों में मुझे इंतहा दर्जे की संग दिली छुपी हुई नजर आ रही थी। उसने एक गहरी नजर से इर्द गिर्द का जायजा लिया। जवान अटेंशन खड़े थे। मैं भी एक तरफ हाथ बांधे खड़ा था। वो आहिस्ता से अपने सर को हिलाता कमांड ऑफिस में दाखिल हो गया। मेरा टारगेट अब सौराष्ट्र ही में दरियाए गारंग के पार अमरेली का चौका ढाबा था, जिससे आगे नरोला की वादी में पश्चिम की जानिब पहाड़ के दामन में सुधा नगरी डाकू की कमी गाह थी और जहां मेरे मिशन की एक अहम तरीन शख्सियत नौरीन बहिफाजत मौजूद थी। मैं दोपहर के खाने तक ऑफिस के इर्द गिर्द मुख्तलिफ कामों में मसरूफ रहा। मैंने अब यहाँ से बहुत जल्द निकल जाने का प्रोग्राम बना लिया था क्योंकि यहाँ अब मेरे लिए खतरा ही खतरा था। नया कप्तान आया था जो किसी वक्त भी मुझे बुलाकर पूछगछ कर सकता था क्योंकि मैं उन सारे फौजियों में गैर फौजी और बाहर का आदमी था। यहाँ से निकलने से पहले अमरेली के बारे में मालूमात हासिल करना ज़रूरी था क्योंकि मैंने अमरेली का नाम तो बहुत सुन रखा था मगर मैं उस तरफ कभी गया नहीं था। दोपहर का खाना खाने में लंगर में गया तो वहाँ फिर अपने तहखाने वाले संतरी से मुलाकात हो गई। न जाने क्यों मैंने उसके सामने अमरेली का नाम लेना मुनासिब न समझा। ये मेरी एक कमांड जासूस की दूर अंदेशी थी जिसने मुझे ऐन वक्त पर रोक दिया क्योंकि अगर मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ और कैप्टन गुप्ता को किसी तरह इल्म हो जाता है कि पाकिस्तानी लड़की नौरीन के फरार और इंडियन फौजियों की हलाकत की साजिश में मेरा भी हाथ है तो संतरी उसे बता देगा कि मैं उससे अमरेली के बारे में पूछ रहा था। फिर फौज के लिए वहाँ मिनटों में पहुँच जाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। मैंने ये काम लाखन डाकू से लेने का फैसला किया। चुनाचे अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद मैंने साइकिल पकड़ी और रखेलपुर कस्बे की तरफ चल पड़ा। लाखन अपने मकान के ज़ेन में चारपाई पर बैठा रोटी खा रहा था। मुझे देखकर बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा, आज तुमसे मिलने को बहुत जी चाह रहा था। लाखन बोला, आओ बैठो रोटी खाओ। रोटी हमने मिलकर खाई और उसके बाद बीड़ियां सुलगाकर बातें करने लगे। बातों बातों में मैं उससे
के शहर का जिक्र किया कि वहां मेरे एक रिश्तेदार हैं। जी चाहता है कि कभी उधर का भी चक्कर लगाऊं। लाखनपुर, अरे तो छुट्टी लेकर चले क्यों नहीं जाते? अपने रिश्तेदारों से मिलते रहना चाहिए, रिश्तेदार आखिर अपने ही होते हैं। मैंने कहा, दादा ये अमराती यहाँ से कितनी दूर होगा? वो बोला, तुम्हें अहमदाबाद से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, तुम ढांड के रेलवे स्टेशन पर उतर जाना, वहां से तुम्हें बस मिल जाएगी। आगे बोला, रिया का कस्बा आता है, यहाँ से एक रास्ता अमरेली को जाता है और दूसरा अमराती को। सुबह को चलोगे तो शाम को वहां पहुंचोगे। मैंने सारा नक्शा ज़हन में बिठा लिया। वो बोला, अमराती शहर जितना कस्बा हो गया है, रेलवे लाइन बन रही है उधर, अगले साल तैयार हो जाएगी। रेलवे स्टेशन भी बन रहा है, फिर रास्ता छोटा हो जाएगा, ढांड से सीधी रेल जाया करेगी। मैंने उठते हुए कहा, अच्छा दादा अब मैं चलता हूँ, शाम हो रही है। फिरोज भाई के बारे में उसने सिर्फ इतना बताया कि वो अभी तक पुलिस वालों की हिरासत में है। मैं चुपके से इजाज़त लेकर वहां से साइकिल पर सवार होकर निकल आया। शाम का अंधेरा फैलने से पहले पहले मैं वापस कमांड पोस्ट पर पहुंच गया। मैंने झोंपड़े में जाकर रुपयों का जायजा लिया। मेरे पास 500 रुपए थे। ये रुपए मेरे सफ़र के अखराजात से बहुत ज़्यादा थे। मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं सुबह अंधेरे यहाँ से चलकर रखेलपुर से बस पकड़ूंगा जो मुझे अहमदाबाद पहुंचा देगी, और फिर अहमदाबाद में अपने मैकेनिक एजेंट से मिले बगैर ढांड की तरफ निकल जाऊंगा। और अपने एजेंट से मिलकर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं थी। आखिर मुझे नूरीन को लेकर वापस उसी के पास आना था। मेरे मंसूबे में यह भी शामिल था कि कैप्टन गुप्ता से यह कहकर एक दिन छुट्टी ले लूं कि रखेलपुर अपने एक बीमार दोस्त की अयादत के लिए जा रहा हूं, ताकि मेरे अचानक गायब हो जाने से उसे शक न पड़े। रात का खाना खाने मैं लंगर में आ गया। कुछ नए चेहरे नजर आ रहे थे। मालूम हुआ कि थोड़ी देर पहले अहमदाबाद से कुछ नए फौजी आए हैं जिनका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है। मैं मोहतात हो गया। मेरा संतरी दोस्त और हवालदार किशन लाल भी मेरे करीब ही बेंच पर बैठे भोजन वगैरह कर रहे थे, मगर मैंने उनसे कोई बात न की। मेरा तय खाने वाला संतरी दोस्त अपनी बाल्टी उठाकर मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, दादा क्या सोच रहे हो? आज किसी से बात नहीं करते? मैंने हंस कर कहा, ऐसी बात नहीं है दादा, असल बात यह है कि कस्बे में मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त बीमार है, उसके बारे में परेशान हूँ। सोचता हूँ कल कप्तान साहब से छुट्टी लेकर उसकी खबर ले आऊँ। क्यों नहीं, चले जाना, संतरी ने बेनियाजी से कहा। लंगर से उठकर मैं कैप्टन गुप्ता क्वार्टर की तरफ चला कि सुबह को छुट्टी के लिए कहूँ। फिर सोचा कि एक दरख्वास्त लिखकर तय खाने वाले संतरी को दे देता हूँ। मैं नए कैप्टन के सामने नहीं जाना चाहता था। मैंने कॉपी का वर्क फाड़कर उस पर गुजराती जबान में छुट्टी की दरख्वास्त लिखनी शुरू कर दी। मैंने अभी 2-3 सतरें ही लिखी थी कि एक फौजी लंबे लंबे डग भरता दरवाजे पर आकर रुक गया और करख्त आवाज में बोला, चलो तुम्हें कैप्टन साहब ने बुलाया है। एक बार तो मेरा दिल डूब सा गया। मुझे कैप्टन गुप्ता की सर्द ठंडी बेदर्द आंखें याद आ गई। मैं भाग नहीं सकता था। कॉपी बंद करके उठा और संतरी के साथ कैप्टन गुप्ता के क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। कैप्टन गुप्ता अपने कमरे में सोफे पर स्लीपिंग गाउन पहने बैठा था और उसके दोनों हाथ जेबों में थे, और हवालदार मुझे लेकर कमरे में आया तो कैप्टन गुप्ता ने उसे इशारे से बाहर जाने को कहा। हवालदार सल्यूट करके चला गया। उस बंगाली कैप्टन के चेहरे पर कुछ ऐसे मशकूक किस्म के तासरात थे कि मेरा माथा ठिनका कि दाल में कुछ काला है। बहरहाल मैंने अपने चेहरे से कुछ जाहिर ना होने दिया और सलाम करके अदब से एक तरफ खड़ा हो गया। कैप्टन गुप्ता ने एक पल के लिए अपनी छोटी छोटी सर्द आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ दी। इसकी निगाहों की बेजान ठंडक मुझे अपने जिस्म के रगों पे में उतरती महसूस हुई, तो मैंने मस्कीन सूरत बनाकर कहा, सर आपने मुझे याद किया है? बंगाली कैप्टन बदस्तूर मुझे घूरता रहा। फिर उसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया। मैं एक अदना मुलाजिम की तरह सोफे के कोने पर सिमट कर बैठ गया। अब कैप्टन गुप्ता हिंदी में बोला, तुम गुजराती मुसलमान हो? मैंने कहा, जी हाँ साहब जी, सूरत में पैदा हुआ था, मेरे माँ बाप बचपन ही में मर गए थे और मैं। कैप्टन गुप्ता ने मेरी बात काट दी। तुम शहर छोड़कर इस कस्बे रखेलपुर में नौकरी की तलाश में क्यों आए थे? मैं बेहद मोहतात हो गया क्योंकि इस बंगाली कैप्टन को मुझ पर शक हो चुका था। मैंने आइजाना लहजे में कहा, साहब जी शहर में कोई काम ना मिला तो इधर आ गया। कस्बे में छोटा मोटा काम भी मिल गया तो रूखी सूखी खा कर गुजारा हो जाएगा। कैप्टन गुप्ता के दोनों हाथ स्लीपिंग गाउन की जेबों में थे और वो अपने दाएं हाथ को जेब के अंदर घुमा रहा था। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, तुम डाक खाने में पैकर थे, फिर यहाँ पूना रेजिमेंट की कमांड पोस्ट में क्या सोच कर आए थे? ये बड़ा खतरनाक सवाल था, लेकिन मैं भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार हो चुका था। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहब जी पहले वाले कप्तान सिंह साहब को मैंने सप्लाई डिपो की चोरी पकड़वाई थी। उन्होंने खुश होकर मुझे अपना खास सिविलियन अर्दली बना लिया।
अब आपकी खिदमत पर लगा हूँ। कैप्टन गुप्ता ने अपना दायां हाथ जेब में से निकाला तो मुझे उसके हाथ में एक छोटा सा पिस्तौल चमकता नजर आया। तुम जेरे हिरासत हो। वो सोफे पर से उठ खड़ा हुआ और उसने चिल्लाकर हवालदार को आवाज दी। हवालदार ठकाठक फौजी बूट बजाता अंदर घुस आया। कैप्टन गुप्ता ने उसे हुक्म दिया कि इसे क्वार्टर गार्ड में ले जाकर बंद कर दो, ये दुश्मन का जासूस है। एक बार तो मेरे पांव तले की जमीन हिल गई। फिर मैंने अपने हवास को मुजतमा किया और हाथ बांध कर कहा, साहब जी मैं जासूस कहाँ हूँ, मैं तो भारतीय सेना का सेवक हूँ जी। कैप्टन गुप्ता ने आगे बढ़कर बाएं हाथ से मेरे मुंह पर उल्टा तमाचा मारा और गर्रा कर बोला, ये तुम्हें बहुत जल्द बता दिया जाएगा कि तुम कौन हो, ले जाओ इसे हवालदार। एक बार तो मेरा खून खोल उठा, मगर मामला इस कदर नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर चुका था कि मेरे पास सवाए सब्र करने के और कोई चारा न था। हवालदार ने अपनी राइफल की नाल मेरी गर्दन से लगा दी और रोबदार आवाज में हुक्म दिया, आगे चलो। बाहर रात गहरी हो रही थी और आसपास अंधेरा छाया हुआ था, मगर चंद कदमों के फासले पर कमांड पोस्ट के ऑफिस की बैरक और डिस्पेंसरी के बाहर बल्ब रोशन थे और गार्ड पैरे पर थे। हवालदार ने बाहर निकलते ही फौजी जवानों को आवाज दी। एकदम से 3 फौजी बैरक में से निकलकर हमारी तरफ लपके। ये दुश्मन का एजेंट है, इसे क्वार्टर गार्ड में बंद करना है। उन फौजियों ने मुझे दबोच लिया और घसीटते हुए क्वार्टर गार्ड में ले गए और अंदर बंद करके सलाखों वाले दरवाजे को बाहर से मुकफ्फल कर दिया और 2 फौजी वहां स्टेन गन्ने उठाए पैरे पर खड़े हो गए। थोड़े से वक्त में सब कुछ इधर का इधर हो गया था। कहाँ मैं आला सुबह अहमदाबाद फरार होने का मंसूबा बना रहा था और कहाँ अब फौज क्वार्टर गार्ड में एक दुश्मन जासूस की हैसियत से बंद था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। सिविलियन जेल से फरार हुआ जा सकता था, लेकिन फौजी क्वार्टर गार्ड से भागना बज़ाहिर नामुमकिन था। मुझे सबसे ज्यादा खतरा इस बात का था कि अगर किसी वजह से मेरी पुरानी हिस्ट्री खुल गई तो मुझे फौरन शूट कर दिया जाएगा। मैं क्वार्टर गार्ड के फर्श पर एक कोने में जाकर बैठ गया। उस वक्त मेरा ज़हन बहुत परेशान था। मैं अपने आप को कोस रहा था कि क्यों न शाम होते ही वहां से निकल गया। अब पछताने से कुछ हासिल नहीं था। अगरचे मुझे इस बात का इत्मीनान था कि पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी की बेटी नूरीन भारतीय फौज के चुंगल से निकल चुकी है और यहाँ से 2 नरुल्ला की पहाड़ियों में मेरी मोहसिन, मेरी महबूबा और बकौल इसके मेरी पत्नी सुधा नगरी डाकू की हिफाजत में है। इसके बावजूद अभी डॉक्टर फरीदी इन लोगों की कैद में ही था और जैसा कि मुझे पता चला था कि उसे अहमदाबाद के फौजी हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया था। अलावा जी मुझ पर मिलिट्री पूछगछ की नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियतों का एक लामतनाई सिलसिला नाज़िल होने वाला था। मैं एक तजुर्बाकार और मुहिब्बुल वतन कमांडो था, मगर इस बात का खदशा मेरे एहसासात से चिमटा हुआ था कि कहीं इंट्रोगेशन के दौरान किसी ट्रैंकुलाइजर या बेहोशी की दवा के ज़रिए असर मेरे मुंह से नूरीन के ठिकाने के बारे में कोई बात न निकल जाए। इन तमाम हालात के पेश नज़र मेरा फौज की कैद से फरार बेहद ज़रूरी हो गया था, लेकिन इंडियन मिलिट्री की कैद से किसी दुश्मन के जासूस का फरार हो जाना कोई आसान बात नहीं थी। बहरहाल मेरे ज़हन ने फरार के इम्कानात पर गौर करना शुरू कर दिया था, अगरचे मुझे कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही थी। एक बात का मुझे यकीन था कि कैप्टन गुप्ता सिर्फ आज की रात मुझे क्वार्टर गार्ड में रखेगा और सुबह होते ही फौजी गार्ड की हिफाजत में शायद हेडक्वार्टर की तरफ रवाना कर दे। लेकिन दूसरे दिन मालूम हुआ कि एक पाकिस्तानी जासूस से कीमती राज उगलवाने का क्रेडिट वो खुद लेना चाहता था। चनाचे दूसरे रोज उसके हुक्म से मुझे रखेलपुर वाली कमांड पोस्ट के तय खाने में उस कोठरी में बंद कर दिया गया जहां इससे पहले पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी नूरीन को रखा गया था। अब कैप्टन गुप्ता ने पूछगछ का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले 2 रोज तो मुझे मारा पीटा गया और मैंने एक ही रट लगाए रखी कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, सौराष्ट्र का रहने वाला गरीब नौजवान हूँ। मगर कैप्टन गुप्ता के हुक्म से 2 फौजी मुझे छत से उल्टा लटकाकर घूंसों से मेरी पिटाई करते रहे। रात को मुझे छत के रस्से से उतारकर फर्श पर लिटा दिया गया और एक मरहटा फौजी ने मेरी गर्दन पर अपना भारी बूट रखकर दबाना शुरू कर दिया और दूसरा फौजी मेरे जिस्म के नाजुक हिस्सों पर जलता हुआ सिगरेट सुलगाने लगा। मेरी चीखें निकल गई। बंगाली कैप्टन ने मेरी पसलियों में जोर से ठोकर मारी और कहा, पाकिस्तानी मफरूर लड़की कहाँ है? अब भी बता दो तो मैं तुम्हारी माफ़ी का जिम्मा ले लेता हूँ। तुम्हें हम खुद पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करा देंगे। मैंने कराते हुए कहा, साहब जी मैं बेकसूर हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, जासूस नहीं हूँ साहब जी। ये सुनते ही एक बार फिर मुझ पर लातों और गुंसों की बारिश शुरू हो गई। सारी रात नींद बेहोशी की हालत में मैं पड़ा रहा। दूसरे रोज मुझे अजियत का निशाना नहीं बनाया गया था। तीसरे दिन फिर बंगाली कैप्टन मेरे सर पर मौजूद था। यूं ही 2 हफ्ते गुजर गए। मेरे जिस्म को धुन कर रख दिया गया।
एक आंख सूज गई थी। दिन को एक बार मुझे खाने को एक सूखी रोटी और पानी की तरह पतली दाल दी जाती थी। मैंने इंतहाई अजियत सह कर भी अपनी जबान न खोली। लेकिन तीसरा हफ्ता जा रहा था, 2 रोज से सिवाय दाल रोटी देने वाले के और कोई न आया। शायद बंगाली कैप्टन मुझे रात गुलवाने के लिए कोई नया सितम इजाद करने की फिक्र में था, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुझे कुछ एहसास नहीं था कि कोठरी में दिन कब तलू होता है और रात कब छा जाती है। एक धीमा बल्ब मुसलसल कोठरी के बाहर जलता रहता और 2 सिपाही बाहर पहरा देते थे। इनमें से मेरा कोई जानने वाला नहीं था। ये सिपाही वैसे भी मुझसे कोई बात नहीं करते थे। एक रोज मैं कोने में लगा आंकड़ों बैठा अपनी सूजी हुई एक आंख पर अपने कुर्ते के दामन से गर्म सांस की टकोर कर रहा था कि राहदारी में फौजी बूटों की आवाज गूंजी। 2 मराठा सिपाही ताला खोलकर मेरी कोठरी में दाखिल हुए। एक फौजी ने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया और दूसरे की तरफ धकेल कर कहा, बाहर चलो। दिल में ख्याल आया कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने कलमा शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। मुझे तय खाने से निकाल कर खुली हवा में लाया गया तो देखा कि आसमान पर काली घटा छाई हुई है। ठंडी हवा चल रही थी और सामने एक फौजी स्टेशन वैगन खड़ी थी जिसके पास 3 फौजी राइफलें थामे अटेंशन खड़े थे। मैं समझ गया कि मुझे यहाँ से किसी दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। कैप्टन गुप्ता अपने ऑफिस से निकला तो उसके साथ एक नौजवान फौजी भी था। कैप्टन ने उसके हाथ में कुछ कागज थमाए और उसे मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, जो मैं दूर होने की वजह से सुन न सका। मुझे दोनों मराठा फौजी अपने घेरे में लिए खड़े थे। नौजवान फौजी ने कैप्टन को सल्यूट किया और मेरी तरफ बढ़ा। एक खुश शक्ल सांवली रंगत वाला लेफ्टिनेंट था जिसकी टोपी पर मरहटा राइफल का निशान था। उसने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने मेरे बाजू पुष्ट पर बांधे और मुझे स्टेशन वैगन में धकेल कर अकबी दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे दरवाजे से ये दोनों मराठा सिपाही भी अंदर आकर मेरे सामने बैठ गए। उनके चेहरे पत्थर की तरह सख्त और खामोश थे। दूसरे लम्हे स्टेशन वैगन स्टार्ट होकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गई। मैं कुछ देर तो सर झुकाए बैठा रहा, फिर एक ठंडी सांस भरी और स्टेशन वैगन के अंदर के माहौल का जायजा लिया। दोनों फौजी मेरे सामने वाली सीट पर इस तरह बैठे थे कि राइफलें उनके हाथों में थीं और उनके बट स्टेशन वैगन के फर्श से लगे थे। वैगन के दोनों पहलुओं पर एक एक रोशनदान किस्म की खिड़की बनी हुई थी जिनमें से बाहर दरख्त पीछे भागते नजर आ रहे थे। अकबी दरवाजा बंद था। इसके ऊपर 2 गोल सुराख थी, उनमें से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। इस किस्म के 2 रोशनदान मेरे पीछे वाली साइड में भी थे। मैं महज आदत से मजबूर होकर यह सब कुछ देखने लगा था, वरना इस वैगन से फरार का तस्वर भी मैं अपने ज़हन में नहीं ला सकता था। एक तो वैगन बंद थी, फिर मेरे दोनों हाथ मेरी पीठ पर बंधे थे। इस पर सितम बलाए सितम ये कि 2 चाको चबंद मरहटा फौजी मेरे सामने राइफलें लिए बैठे थे। मैंने ये सोचकर सब्र किया कि अब ये मुझ पर क्या जुल्म करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मुझे मौत मंजूर है मगर जबान से एक लफ्ज भी नहीं उगलूंगा। फौजी वैगन कच्चे रास्ते से निकलकर अब पक्की सड़क पर आ गई थी। इसका रुख शमाल मगरब की तरफ था और ये सड़क अहमदाबाद शहर की तरफ जाती थी। हो सकता है मुझे अहमदाबाद शहर के किसी फौजी इंटेरोगेशन सेंटर में मुंतकिल किया जा रहा हो। मैं सोच रहा था और फौजी वैगन छोटे छोटे कस्बों को पीछे छोड़ती भागी जा रही थी। फिर ऐसा हुआ कि वैगन की छत पर बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज आने लगी। बारिश शुरू हो गई थी। मैंने सर झुका लिया और तसव्वुर में लाहौर शहर की बारिश को देखा कि शालामार बाग के बुलंद बाला गुंजान दरख्तों पर शीशे की किरणों की तरह गिर रही थी और फिजा का गुलाब और मोती की खुशबू से महक उठी है। खुदा जाने कि अब मुझे अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की जियारत नसीब भी होगी कि नहीं। एक एतबार से मैं काफी हद तक मायूस हो गया था, क्योंकि जिस अंदाज में मेरी निगरानी की जा रही थी, यहाँ से फरार मुझे एक नामुमकिन बात नजर आती थी। शायद यह उस करब अंगेज अजियत का असर था जो मुझे 14-15 रोज मुसलसल दी गई थी। मेरी आंख अभी तक दर्द कर रही थी। रास्ते ही में बारिश रुक गई। फौजी वैगन एक खास रफ्तार पर चली जा रही थी। बारिश दोबारा नहीं हुई थी। आसमान पर किसी जेट हवाई जहाज के टेक ऑफ करने के बाद की गूंज सुनाई दी। उसका मतलब था कि हवाई अड्डा कहीं करीब ही था, मगर अभी तक बाहर से किसी मोटरवे या रिक्शे की आवाज नहीं आई थी जिससे मैं यह नतीजा निकाल सकता था कि हम शहर के मुज़ाफ़ात में आ गए हैं। बाहर अभी तक दरख्त ही पीछे को भागते नजर आ रहे थे जो अब शाम के सुरमई धुंधलके में धुंधले होने लगे थे। सड़क पर उतराई चढ़ाई शुरू हो गई थी। मैं समझ गया कि हम अहमदाबाद के मुज़ाफ़ात में पहुंचने वाले हैं। ये उतराई चढ़ाई अहमदाबाद शहर के जनूब में कोई 20-25 किलोमीटर के फासले पर थी। यहाँ से मैं 2 बार गुजरा था और मुझे मालूम था कि यहाँ कई गहरे खुड और खाइयाँ हैं, मगर ये सारी मालूमात मेरे लिए बेकार थी
क्योंकि मैं अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं सकता था, क्योंकि 2 राइफलें मेरे ऐन सामने थीं जिनके चैम्बरों में भरी हुई लंबी गोलियां मेरे जिस्म के परखच्चे उड़ा सकती थी। अब तो मैं यही सोच रहा था कि देखें अहमदाबाद के हेडक्वार्टर में मुझ पर किस नोयत के सितम तोड़े जाते हैं। स्टेशन वैगन एक मोड़ काट कर सीधी हुई तो मेरे पेट में जैसे किसी ने खंजर चबो दिया हो। असल में मुझे देर से पेशाब की हाजत महसूस हो रही थी, मगर मैंने इसलिए फौजियों से नहीं कहा था कि वो मुझे इसकी इजाजत नहीं देंगे। अब जो मेरे पेट में ठेस उठी थी तो मैंने बड़ी आजिज़ी से उन्हें कहा कि भगवान के लिए मुझे पेशाब करवा दें। पहले तो उन्होंने कोई ध्यान न दिया। जब मैं गिड़गिड़ाया तो एक फौजी ने ड्राइवर की साइड पर हाथ से ठक ठक की तो वैगन की रफ्तार हल्की हो गई। ड्राइवर ने कहा, क्या बात है? मराठी जबान में उसे कहा गया कि कैदी का पेशाब निकला जा रहा है। मुझे यकीन था कि दूसरी तरफ से यही जवाब मिलेगा कि इसे कहो कि वैगन में ही कर दे, लेकिन मेरी तवक्को के खिलाफ वैगन सड़क के एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया क्योंकि वाकई मेरा बुरा हाल हो रहा था। अगली सीट से कोई छलांग लगाकर बाहर उतरा, फिर वैगन का अकबी दरवाजा खुल गया। उसे इधर ले आओ। दोनों फौजी मुझे वैगन से बाहर ले आए। दोनों ने मुझे बाजुओं से पकड़ रखा और दूसरे फौजी ने अपनी गन मुझ पर तान रखी थी। वैगन के बोनेट के पास नौजवान मराठा लेफ्टिनेंट खड़ा था। उसने कहा, इसे यहीं झाड़ी में खड़ा कर दो। उन्होंने मेरे बाजू नहीं खोले थे। मैंने कहा, साहब जी मैं पतलून। लेफ्टिनेंट ने मुझे घूर कर कहा, बकवास बंद करो, चलो फारग हो जाओ यहाँ। उसने एक फौजी को इशारा किया जिसने मेरे हाथ खोल दिए। इस दौरान मैंने ये देख लिया था कि शाम के धुंधलके में जहाँ मैं झाड़ियों के पास खड़ा था वहाँ दूर नीचे कोई दरिया बह रहा था। ये दरिया इस जगह मट्टी के ऊंचे टीलों की आगोश में से होकर एक चक्कर खाकर बाईं जानिब घूम गया था। दूर नीचे दरिया के किनारे तक झाड़ियों का सिलसिला चला गया था। अभी तक मेरे ज़हन में फरार का ख्याल भी नहीं आया था, लेकिन अचानक दूर नीचे दरिया को बहते देखकर मेरे ज़हन में एक बिजली सी चमक गई। यूं महसूस हुआ जैसे कुदरत ने मुझे फरार का मौका देने के लिए वैगन को यहाँ ही रुकवाया है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मैंने खुद को दरिया में गिराने का फैसला कर लिया। ये एक इंतहाई खतरनाक फैसला था। पहली बात तो ये थी कि मेरे पीछे 4 राइफलें, 1 टॉमी गन मुझ पर तनी हुई थी। फिर लेफ्टिनेंट की पेटी के साथ भी पिस्तौल लटक रहा था। गोया एक पूरा फौजी मोर्चा मेरे पीछे था। अगर मैं नीचे लुढ़कता हूं तो मुझ पर सैकड़ों गोलियों की बुछाड़ें पड़ने लगेंगी, मगर खुदा जाने के क्या बात थी कि मैंने इस तरफ कोई ध्यान न दिया। मुझे यूं लगा जैसे ये मेरी जिंदगी का आखिरी मौका है। अगर मैंने जुर्रत से काम ना लिया तो फिर दुश्मन की कैद से मेरी लाश ही बाहर निकलेगी। बमुश्किल 15 सेकंड गुजरे होंगे कि पीछे से मरहटा फौजी चिल्लाया, चलो बस करो। मैंने एक पल के लिए गर्दन घुमाकर देखा। मेरे दोनों मरहटा गार्ड मुझे बाजू से पकड़ने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। यही वो वक्त था, यही मेरी जिंदगी की फैसला कुन घड़ी थी। फिर क्या हुआ? आज भी उस लम्हे को याद करता हूँ तो यूं महसूस होता है जैसे मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया था। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था। मैं बिजली की तड़प के साथ नीचे को झुका और फिर उछलकर अपने आप को ढलान पर गिरा दिया। ढलान बहुत ही सीधी और कटी फटी थी। मैं गेंद की तरह उछला और उछलकर बाईं जानिब एक झाड़ी पर गिरा। जाहिर है ऊपर से गोलियों की बुछाड़ शुरू हो गई थी। झाड़ी में गिरकर उछला तो मेरा जाविया बदल गया था और मैं से एकदम दाईं जानिब 70 डिग्री का जाविया बनाता दूसरी झाड़ी में जा गिरा। दाईं जानिब 70 डिग्री का जाविया बनाता दूसरी झाड़ी में जा गिरा। गोलियां मेरे ऊपर से और दाएं बाएं सनसनाती गुजर रही थी। सड़क पर से फौजियों का शोर भी बुलंद हो रहा था, मगर मैंने जो कुछ करना था वो कर चुका था। अहमदाबाद के फौजी इंटेरोगेशन सेंटर में भी मेरे लिए मौत के सिवा कुछ नहीं था। अगर फरार होते हुए मर जाता तो कम अज कम मजीद भयानक अजीतें सहने से तो बच जाऊंगा। दरिया की ढलान ने मुझे सिर्फ 2 बार ही उछाला था। तीसरी बार उछाला तो मैं गड़ूम की आवाज के साथ दरिया में था। ये बात मेरी समझ में आज तक नहीं आ सकी कि मैं ऊपर से तड़तड़ाती गोलियों की जद से कैसे बच गया। मैं तो यही कहूंगा कि कुदरत को मेरी जान बचाना मंजूर था और मैं दरिया में नीचे गहराई तक चला गया। मैंने सांस रोक लिया था। गोलियां अभी तक पानी में गिर रही थी। मैं अब पूरी तरह होशियार हो चुका था। मुझे यकीन हो गया था कि अल्लाह ताला को मेरी जिंदगी मंजूर है। इस यकीन ने मेरे अंदर एक जबरदस्त ताकत पैदा कर दी थी। मैंने अपने आप को पानी के अंदर ही अंदर एक झटके से सीधा कर लिया और पानी के अंदर ही तैरना शुरू कर दिया। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं दरिया में पानी के अंदर ही अंदर जितनी दूर तक निकल सकूं निकल जाऊं। मैं देर तक सांस रोके पानी के अंदर ही अंदर तेजी से आगे निकलता चला गया। इस तरह तैरने में दरिया का बहाव भी मेरी मदद कर रहा था। मुझे मालूम था कि आगे दरिया घूमकर टीले की ओट में चला जाता है। अब मेरे सांस ने जवाब दे दिया। मेरे फेफड़ों में भरी हुई हवा भी मुझे ऊपर की तरफ लाने लगी थी। मैंने झटका देकर अपने आप को सीधा किया और फिर मेरा सर पानी की सतह से बाहर निकल आया। मुझे जो पहली चीज नजर आई वो दूर ऊपर दरिया के पुल की एक तरफ जलती रोशनियां थी।
खुदा जाने ये किस चीज की रोशनी थी। गोलियों के धमाकों से शाम की फिजा अभी तक गूंज रही थी। दरिया टीले की ओट में हो गया और मैं भी उसके साथ ही दरिया के पुल से उजल हो गया। मुझे दूर ऊपर फौजी स्टेशन वैगन के स्टार्ट होकर तेजी से चलने की आवाज सुनाई दी। गोलियों की आवाज बंद हो गई थी। मरहटा फौजी शायद ऊपर से होकर दरिया के आगे आने वाले थे। पानी का बहाव यहाँ काफी तेज था और मुझे आगे बहने के लिए ज्यादा सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। सबसे ज्यादा खुशकिस्मती की बात यह थी कि अब रात का अंधेरा भी इर्द गिर्द के टीलों और झाड़ियों में छा चुका था। मैं अंधेरे में था। आसमान पर बादल छाए हुए थे जिसकी वजह से रात जल्दी आ गई थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि यह दरिया आगे जाकर रास्ता बदल कर किस जंगल का रुख करता है या शहर के पहलू से होकर गुजरता है, क्योंकि कराइन से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आगे अहमदाबाद का शहर ज्यादा दूर नहीं है। मेरी दोनों जानिब दरिया के ढलानी किनारे काफी बुलंद थे और अंधेरे में ऊपर किनारों पर मुझे झाड़ियों के बड़े बड़े धब्बे से दिखाई दे रहे थे। मैं इस खतरनाक तरीन इलाके से जितनी जल्दी हो सके गुजर जाना चाहता था। जिस्मानी अजियत सहने की वजह से मुझे तैरने में दिक्कत महसूस हो रही थी और मेरी रफ्तार भी ज्यादा नहीं थी। ताहम अंधेरा मेरी मदद कर रहा था। मैंने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द भी शुरू कर दिया था। दरिया यहाँ से ज्यादा गहरा नहीं था मगर पानी का बहाव खासा तेज था जिससे मुझे काफी मदद मिल रही थी। अचानक मुझे ऊपर किनारों की तरफ से फौजी वैगन के इंजन की गिड़गिड़ाहट सुनाई दी। फिर ये आवाज रुक गई और गोलियों के धमाके शुरू हो गए। शायद फौजी ऊपर झाड़ियों में खड़े फायरिंग कर रहे थे मगर गोलियां मुझसे काफी फासले पर गिर रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता तैरता हुआ उसी किनारे की तरफ आ गया जिस किनारे के ऊपर से फायरिंग हो रही थी। इस तरह मैं फायर के कवर में आ गया। अगर दिन की रोशनी होती तो मैं मरहटा रेजिमेंट के फौजियों को जरूर नजर आ जाता और फिर मेरी खोपड़ी पाश पाश हो जाती, लेकिन अंधेरे में वो लोग मुझे नहीं देख सकते थे। उनके पास कोई सर्च लाइट तो थी नहीं कि उसकी मदद से मुझे देख सकते। दरिया टीलों की आगोश से निकल आया था और उसका पार्ट चौड़ा होने लगा था। पार्ट के चौड़ा हो जाने से किनारे दूर हटने लगे। मैं अब तैरते तैरते थक चुका था और फिर मैं गोलियों की जद से किसी हद तक महफूज हो गया था। चुनाचे मैंने अपने आप को दरिया की अंधेरी सतह पर बिल्कुल सीधा लिटा दिया और सांस को एकदम से फेफड़ों में भर लिया। अब मैं एक तख्ते की तरह दरिया के बहाव की जानिब बढ़ने लगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ा और फिर सांस भर लिया। यूं चंद लम्हों में मैं एक लाश की तरह दरिया की सतह पर तैरने लगा। मेरा जिस्म बिल्कुल साकित था और लहरें अपने तेज बहाव में मुझे आगे लिए जा रही थी। दरिया के किनारे अब मुझसे काफी दूर हो गए थे। गोलियों की आवाज रुक गई थी। जिस जगह मैं लहरों पर सीधा लेटा था शायद वहां तय में ऊंचे नीचे पत्थर के टीले थे, क्योंकि यहाँ पर एक तो पानी का बहाव तेज था, दूसरे लहरें ऊपर नीचे होकर बह रही थी जिसके बायस मेरी रफ्तार तेज हो गई थी। दरिया की लहरी शां शां की आवाज पैदा करती मेरे कानों के करीब से होकर पीछे को जा रही थी। आयतल कुर्सी का विर्द जारी था। ये दरिया समंदर को जाता था या आगे जाकर किसी दूसरे दरिया में मिल जाता था, मुझे इसका कुछ इल्म न था। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि मैं इंडियन मिलिट्री की दी जाने वाली अजीयतों से बच गया था, अगरचे मैं अभी तक दुश्मन के खतरनाक तरीन इलाके में था। मेरे कानों में एक मानूस सी आवाज आई। पहले तो मैं ये समझा कि शायद ये आगे मौजों के किसी बड़े भंवर की सदाए आब है, लेकिन बहुत जल्द ये राज खुल गया और इस मुअम्मे के हल होते ही मेरे दिल ने जोर जोर से धड़कना शुरू कर दिया। अब मुझे अपनी बाईं जानिब आसमान की तारीकी में दूर बुलंदी पर एक हेलीकॉप्टर की नीली और सुर्ख रोशनियां नजर आईं। यकीनन ये फौजी हेलीकॉप्टर था जो मेरी तलाश में उड़ाया गया था। मुझे मालूम था कि अभी इसमें से सर्च लाइट की रोशनी निकलकर दरिया पर पड़ेगी और अगर मैं उन्हें नजर आ गया तो मुझ पर ऊपर से मशीन गन का फायर खोल दिया जाएगा। मैंने लेटे ही लेटे एक झटके के साथ अपने आप को किनारे की तरफ धकेलना शुरू किया। दरिया की लहरों ने आहिस्ता आहिस्ता मेरा रुख किनारे की तरफ कर दिया। इतने में वही हुआ जिसका मुझे डर था। हेलीकॉप्टर से रोशनी का एक दायरा निकलकर दरिया की सतह पर पड़ा और दरिया का वो इलाका रोशन हो गया। हेलीकॉप्टर एक दायरे की शक्ल में दरिया के ऊपर चक्कर लगाने लगा। अब वो नीचे आ गया था। रोशनी का दायरा मेरी तरफ आ रहा था। मैं चौकस हो गया। ये दायरा मुझसे चंद गज के फासले पर था कि मैंने दरिया में डुबकी लगा दी। जब मैंने दोबारा पानी से सर बाहर निकाला तो हेलीकॉप्टर आसमान पर दूर जा चुका था और अब एक चक्कर लगाकर दोबारा मेरी तरफ बढ़ रहा था। जब उसकी रोशनी करीब आई तो मैंने एक बार फिर गोता लगाया। मुझे पानी के अंदर ही गोलियों के धमाकों की आवाजें आने लगी। ये हेलीकॉप्टर की हैवी मशीन गन की फायरिंग थी। मैंने दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांगी कि अल्लाह, मेरी जिंदगी तेरे सुपुर्द है, तू ही मुझे इन दुश्मनों से बचा सकता है। दूसरी बार सांस की मुद्दत पूरी हो जाने के बाद मैंने सर पानी से बाहर निकाला तो मेरे करीब ही गोलियों की बुछाड़ पड़ी, लेकिन मैं रोशनी के दायरे में नहीं था।
यही मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। मगर रोशनी मुझसे चंद गज दूर ही थी। मैंने सांस खींचकर एक बार फिर डुबकी लगा दी। दरिया के अंदर ही अंदर मैं अपने हाथ पांव को तेजी से चलाने लगा। जितनी जल्दी आगे निकल सकूं निकल जाऊं। मैंने अपना रुख दरिया के किनारे की तरफ कर रखा था। अब जो मैंने अपना सर पानी से बाहर निकाला तो मुझे उस साहिल के दरख्तों की स्याह दीवार नजर आई। ये स्याह दीवार मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी, ताहम मैं इस तरफ जाते हुए घबरा रहा था क्योंकि हो सकता था वहां दुश्मन मौजूद हो। अगरचे उस तरफ से अभी तक एक गोली भी नहीं चली थी। मैंने महसूस किया कि मेरा जिस्म थकन से चूर होने लगा है और मैं ज्यादा दूर तक मुर्दा तारी भी ना लगा सकूंगा, क्योंकि मुर्दा तारी में भी सांस का एक खास रफ्तार पर रखना पड़ता है और मेरा सांस पहले ही फूला हुआ था। फौजी हेलीकॉप्टर अभी तक दरिया के पार्ट के दरमियान ऐन ऊपर उसी तरह चक्कर लगा रहा था और उसकी सर्च मुझे दरिया के वस्त में ही तलाश कर रही थी। फिर हेलीकॉप्टर ने गोता लगाया और दरिया के दूसरे किनारे की तरफ चला गया। वो दरिया की सतह के काफी करीब आकर मुझे तलाश कर रहा था। मेरे देखते ही देखते कुछ दूर जाने के बाद हेलीकॉप्टर ने अपना रुख उस किनारे की तरफ कर लिया जिधर मैं तैर रहा था। मुसीबत अब मुझ पर भी नाज़िल होने वाली थी। हेलीकॉप्टर नीम दायरे में घूमकर शोर मचाता गिड़गिड़ाता मेरे करीब आ गया। रोशनी का दायरा उसके साथ ही दरिया पर चल रहा था। मैंने गोता लगा दिया। मुझे पानी के अंदर हेलीकॉप्टर की जबरदस्त गिड़गिड़ाहट सुनाई दी। वो मेरे ऊपर से होकर गुजर गया। जब ये आवाज जरा दूर चली गई तो मैंने सर पानी से बाहर निकालकर सांस छोड़ा और फिर फौरन ही सांस भर लिया। हेलीकॉप्टर दूसरे किनारे की तरफ घूमकर जा रहा था। कमबख्त अभी तक उसके वापस जाने के आसार नहीं थे और मैं बार बार पानी में गोता लगाने और बाहर सर निकालने का ज्यादा देर तक खतरा मोल नहीं ले सकता था। दरिया के अपने वाले किनारे के बारे में मुझे तसल्ली हो चुकी थी कि इधर कोई सिपाही नहीं है, क्योंकि एक तो ये किनारा घने जंगल में था, दूसरे इस तरफ अभी तक एक फायर भी नहीं किया गया था। मैं अपने आप को किनारे की तरफ धकेलने लगा। मैं किनारे की दरियाई झाड़ियों में अपने आप को छुपाकर कुछ देर के लिए सांस लेना चाहता था। मेरी महारत ने मुझे चंद लम्हों में दरिया के किनारे पर पहुंचा दिया। ये दलदली किनारा था और यहाँ जब मैंने खड़े होने की कोशिश की तो मेरे दोनों पांव दलदल में घुस गए। ये एक नई मुसीबत का सामना था। दलदल का शिकार होने से बचने की तरकीब मुझे दौरान ट्रेनिंग बताते हुए इंस्ट्रक्टर ने बताया था कि अगर कभी दलदल में गिर पड़ूं तो भूल कर भी चलने की कोशिश न करना, बल्कि दलदल में गिरते ही पहला काम ये करना कि बजाय एक पांव दलदल से बाहर निकालने की कोशिश के अपने ऊपर वाले धड़ को भी दलदल के ऊपर गिरा देना और फिर बाजुओं को दलदल पर इस तरह चलाना शुरू कर देना जैसे तुम पानी में तैर रहे हो। यूं तुम्हारे पांव अपने आप दलदल से बाहर निकल आएंगे और तुम बेशक जोंक की चाल से ही मगर दलदल के ऊपर से आगे की जानिब खिसकने लगोगे। ट्रेनिंग की हद तक तो ये नुस्खा बड़ा अच्छा था, मगर इस वक्त अमली पोजीशन की बात दूसरी थी। फिर भी चूंकि दलदल मुझे नीचे खींच रही थी, इसीलिए मैंने फौरन अपने आप को बिल्कुल सीने के रुख दलदल पर गिरा दिया और अपने कांधों को यूं आगे की जानिब आहिस्ता आहिस्ता धकेलने लगा जिस तरह कोई मछली कीचड़ में तैरने की कोशिश करती हो। इससे बस यही एक फायदा हुआ कि मैं दलदल में उतरने से बच गया। अब मैं बिल्कुल किसी गीली लकड़ी की तरह दलदल पर पड़ा था। अब मेरे इर्द गिर्द गहरा सन्नाटा और तारीकी थी। इस सन्नाटे में दरिया की बहती लहरों की हल्की हल्की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी, जो दलदल में एक तरह के खौफ को जन्म दे रही थी। दरिया के पाट पर भी अंधेरा छा गया था। आसमान अभी तक बादलों में ढका था और कहीं कोई सितारा नहीं चमक रहा था। मैंने अपना एक गाल दलदल की सतह पर रख दिया और बड़ी आहिस्ता से सांस ले रहा था ताकि मेरे जिस्म पर हवा का दबाव न पड़े, क्योंकि ये दबाव मुझे दलदल में नीचे ले जा सकता था। लेकिन मैं ज्यादा देर तक इस हालत में नहीं रह सकता था, क्योंकि जब भी मैं फेफड़ों में सांस भरता जिस्म मामूली से झटके के साथ दलदल में थोड़ा सा उतर जाता था। मैंने गिड़गिड़ा कर खुदा के हुजूर दुआ मांगी, ए कादिर मुत्तलिक, अगर मुझे दुश्मन की गोलियों से बचा लिया है तो अब इस दलदल की तारीकी मौत से भी बचा ले। मैं इस वक्त तक दलदल पर ऊंधे मुंह लेटा था। मेरे जूतों के आधे पंजे और मुंह का एक गाल सूजी हुई थी। आंख तक दलदल में डूबी हुई थी। मैंने सूजी हुई आंख बंद कर रखी थी। अचानक मुझे अपने जिस्म पर पानी की बूंदों के गिरने का एहसास हुआ। टप टपा टप ये बारिश की बूंदें थीं। मेरी बाईं जानिब की आंख खुली तो मैं बहुत ही छोटे छोटे सांस ले रहा था। मुझे आसमान पर हल्की सी चमक नजर आई। ये बिजली की चमक थी। थोड़ी देर बाद बादलों में मामूली सी गरज पैदा हुई। उसके बाद बारिश शुरू हो गई। किसी वक्त दरिया की कोई लहर मेरे पाँव के जूतों को छूकर आगे निकल जाती थी। अब जो बिजली चमकी तो इस किनारे के दरख्तों और झाड़ियों में चकाचौंध पैदा हो गई। उसके चंद सेकंड बाद जबरदस्त कड़ाका हुआ और बारिश एकदम तेज हो गई। ये एक तरह से मेरे लिए बारान रहमत थी, क्योंकि बहुत जल्द मेरे इर्द गिर्द दलदल में पानी आ गया और अब दरिया की लहरों ने मुझे दलदल से इतना आजाद कर दिया कि मैं सांप की तरह रेंग कर आगे खिसक सकता था। मेरे नीचे पानी था
मैंने सांप की तरह आगे खिसकना शुरू कर दिया। आगे दरियाई सरकंडे आ गए। इन सरकंडों में आगे खिसकना निस्बतन आसान था। यूं थका देने वाली जानलेवा जदोजहद के बाद आखिर मैं किनारे की झाड़ियों के पास पहुंच गया, जो आधी दरिया में डूबी हुई थी, मगर यहाँ दरिया का पानी नहीं था। ऊपर किनारे से बारिश का पानी नीचे आबिशार की तरह गिर रहा था। मैं इन झाड़ियों में लोटपोट होकर उठ खड़ा हुआ। यह इतना बड़ा मार्का था कि मुझे यूं लगा जैसे जिंदगी में पहली बार खड़ा होने का हसरत अगे तजर्बा कर रहा हूँ। दलदल की मौत से बच निकलने के बाद एक बार फिर मुझ पर इंडियन मिलिट्री का खौफ तारी हो गया। गिरती बारिश और रात की तारीकी में भागकर दरख्तों के नीचे आ गया। मैंने अपने आप को एक दरख्त के पास ऊंची घास में गिरा दिया। जिसमें इस कदर थक गया था कि अंग अंग दर्द करने लगा था। इस बात का कभी इम्कान था कि मराठा रेजिमेंट के जवान फौजी कुत्ते लेकर मेरी तलाश में निकल खड़े होंगे, क्योंकि उनके नजदीक में कोई आम कैदी नहीं, एक पाकिस्तानी जासूस था और वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। ये भी मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं दरिया के इस किनारे पर नहीं निकला था जिधर से मैंने दरिया में छलांग लगाई थी। अब जो थोड़ा सा इत्मीनान हुआ तो पता चला कि ढलान पर लुढ़कने की वजह से मेरा जिस्म जगह जगह से छिल गया था और कपड़े फट चुके थे। बड़ी मुसीबत के सामने छोटी मुसीबत दब जाती है। मुझे रगड़ से लगने वाली ज़रबात और आंख की सूजन की ज्यादा परवाह नहीं थी। इस वक्त मुझे सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मरहटा रेजिमेंट के फौजी मेरी तलाश में दरिया के इस साहिल पर भी अनकरीब फैल जाएंगे और फिर फौजी कुत्तों की मदद से मेरा घेरा तंग करना शुरू कर देंगे। मेरे पकड़े जाने का इम्कान ज्यादा था। मैं अगरचे किसी गुंजान शहर की आबादी में फरार होता तो वहां मेरा सुराग लगाना दुश्वार था, लेकिन मैं इन फौजियों के सामने दरिया में कूदा था और मैंने यही कोशिश की होगी कि जल्द से जल्द किनारे पर निकल आऊं। फौजी ऑपरेशन का हल्का बहुत वसी होता है और उन्हें दुश्मन को जंगलों में तलाश करने की खसूसी ट्रेनिंग दी गई होती है। ये सारे इम्कानात और खदशे मुझे परेशान भी कर रहे थे और दिल ही दिल में इनका तोड़ भी सोच रहा था। बारिश इस तरह मूसलाधार हो रही थी कि घने दरख्त के नीचे बैठे होने की वजह से मैं बारिश की बराह रास्त जद से बचा हुआ था, मगर शाखों में से बारिश की बूंदें मुसलसल मुझ पर टपक रही थी। यहाँ मेरे लिए ज्यादा देर बैठे रहना खतरनाक था। कुछ देर बाद बारिश की शिद्दत में फर्क आ गया।